चलिए अब हम बात करते हैं कोण की। देखो कोण क्या होता है समझो, कोण यानी एंगल। देखो आपको कोण की कई सारी डेफिनेशंस देखने को मिल जाएंगी। कोण की डेफिनेशन जैसे हम एक तो ये भी दे सकते हैं, जैसे अभी हमने किरण के बारे में बात की थी, तो जैसे मान लो आपने एक फिक्स पॉइंट लिया, ठीक है, और उस फिक्स पॉइंट से आप दो किरण एक साथ जनरेट कर दो, ठीक है। जैसे मान लो ये जहाँ पर मैंने दोनों मार्कर्स को पकड़ा हुआ है ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, और ये दोनों मार्कर क्या हो गई, किरण है। अब जो शेप बन रही है वो क्या है, कोण हो गया, एंगल, ठीक है। तो अब देखो एक्चुअली में जो कोण होता है वो होता है गैप बिटवीन दीज टू रेज, यानी ये दोनों रे के बीच में, दोनों किरणों के बीच में जो गैप है उसका मेजरमेंट है वो क्या होता है, वो एंगल होता है, कोण होता है, ठीक है। इसको और बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे देखो समझो मैंने क्या किया, ये दो रे ली, दो किरणें ली, एक तो रेड मार्कर और एक ये ब्लैक मार्कर, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये दोनों किरणों में से एक किरण को तो एक बिंदु के सापेक्ष फिक्स रखा और दूसरे को उस बिंदु के सापेक्ष रोटेट किया मैंने, ठीक है। जैसे रेड मार्कर है इसको मैं फिक्स रखता हूँ, ठीक है, और मैंने जो ब्लैक मार्कर है इसको रोटेट करना शुरू किया। देखो रेड तो फिक्स है और ब्लैक को रोटेट करना शुरू किया। आप देखोगे कि इन दोनों मार्कर्स के बीच में जो गैप है वो गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो गैप का मेजरमेंट है ना एक्चुअली में यही एंगल है। गैप मेजरमेंट ऑफ गैप बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड टू रेज, लेकिन वो दोनों रे कैसी होनी चाहिए, दोनों का एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों रे हैं फिर उन दोनों के बीच में हम गैप की बात करेंगे तो इनके बीच में तो गैप इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों रे के बीच में क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट होना चाहिए, कॉमन पॉइंट, और उसके बाद में फिर हम क्या देखेंगे, इनके बीच का गैप, तो ये एंगल कहलाता है। आई होप समझ पाए होगे आप, है ना। जैसे देखो ये कॉमन पॉइंट है और इस कॉमन पॉइंट से ये दो रे जनरेट हो रही हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो इनके बीच का जो गैप है, ये गैप ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा एंगल। क्लियर है। अब देखो एंगल की जब बात हम कर ही रहे हैं तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया, इस रे को नाम दे दिया बी ए रे और इसको नाम दे दिया बी सी रे। अब अगर मैं इस एंगल को लिख रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं एंगल सी बी ए, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं या मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी सी, एक ही बात होगी, ठीक है, एक ही बात होगी। अब अगर मान लो मैं इसको लिख दूं एंगल बी ए सी, ये गलत हो गया। अगर मैं इसको लिख दूं एंगल सी बी सी ए बी, तो ये भी गलत होगा। ध्यान रखना हमेशा बीच में वही वर्टेक्स आना चाहिए जिस पर एंगल बन रहा है, ठीक है। जिस पर एंगल बन रहा है वही वर्टेक्स बीच में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए आ रहा है बीच में तो ये ए तो ए पर थोड़ी ना बन रहा है, इसलिए ये दोनों गलत हो गए। अगर मैं लिखता हूँ एंगल ए सी बी तो ये भी गलत होगा क्योंकि बीच में सी आ रहा है, जबकि बीच में क्या आना चाहिए, बी, क्योंकि बी पर बन रहा है एंगल, ठीक है। अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ एंगल की। तो पार्ट्स ऑफ एंगल क्या होते हैं बेटा, ध्यान रखना जहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है ना, जहाँ से दोनों रे निकल रही हैं, ये जो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट हमेशा क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाता है, शीर्ष यानी वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो दोनों रे हैं, ये दोनों रे इसकी क्या कहलाएंगी, भुजा कहलाती हैं, यानी आर्म्स। आप इसे आर्म्स भी बोल सकते हो और आप इसे साइड भी बोल सकते हो। ये दोनों भुजा होंगी यानी ए बी और बी सी, ये दोनों तो क्या होंगी इस एंगल की साइड होंगी यानी भुजा होंगी, और ये जो कॉमन पॉइंट है वो क्या होगा, इसका वर्टेक्स यानी शीर्ष। क्लियर है, ओके। देखो ये तो हमने बात कर ली एंगल की डेफिनेशन की। अब हम बात करेंगे कि एंगल के जो टाइप हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो मीजरमेंट के बेस पर करेंगे कि मीजरमेंट के बेस पर एंगल कौन कौन से टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, मार्कर में चेंज कर लेता हूं, टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑन बेसिस ऑफ मेजरमेंट, यानी माप के आधार पर कोणों के प्रकार, माप के आधार पर कोणों के प्रकार।
ऑलमोस्ट आप इनको पहले से जानते हो, है ना। और इसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी। देखो कौन कौन से होते हैं, मैं एक एक करके सभी की बात करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, और न्यून कोण क्या होता है, इसे हम कहते हैं अक्यूट एंगल, ठीक है। दूसरा होता है, मैं एक एक करके सभी की बात करूंगा। दूसरा होता है समकोण। समकोण को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल, ठीक है। तीसरा होता है अधिक कोण, और अधिक कोण को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद में बात करते हैं सरल कोण, और सरल कोण का एक और नाम होता है हिंदी में, जिसे हम कहते हैं ऋजु कोण। बहुत कम लोग जानते हैं ये चीज़ें, लेकिन आप ध्यान रखना, ठीक है। ऋजु कोण को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। उसके बाद में अगले हम बात करेंगे तो वो होता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट होता है मेजरमेंट के बेस पर सिक्स्थ, वो होता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, और संपूर्ण कोण को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। देखो एक एक करके इनकी बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यून कोण क्या होता है। देखो जैसे मैंने बात की थी कि एक रे तो इसमें क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। एक रे फिक्स होती है और उसके बाद में दूसरी रे को हम रोटेट करना शुरू करते हैं। अब ध्यान रखना, जैसे यहाँ से रे ने रोटेशन शुरू किया, जब ये रोटेशन शुरू हो रहा है, अब जो एंगल बन रहे हैं ना, चाहे वो कितनी भी डिग्री का हो, जब तक कि ये रे एकदम ऐसे सीधी नहीं हो जाती, ऐसे एकदम सीधी नहीं हो जाती, तब तक, ठीक है, ये जो एंगल बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, यानी अक्यूट एंगल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने क्या बोला कि जब तक ये एकदम सीधी नहीं हो जाती, यानी राइट एंगल नहीं बन जाता, 90 डिग्री का कोण नहीं बन जाता, तो इसका मतलब 90 से छोटे सारे कोण क्या हो गए, फिर न्यून कोण हो गए। तो न्यून कोण कौन से होंगे, 90 डिग्री से छोटे कोण। क्लियर है। अब बात आई कि सर 90 को ये ऐसा, मतलब 90 में ऐसी क्या खास बात है, 80 को क्यों नहीं लिया, 70 को क्यों नहीं लिया, चलो हम राउंड फिगर की बात करें तो 100 को ले लेते, कहाँ दिक्कत आ रही। बेटा ध्यान रखना, वृत्त में यानी सर्किल के सेंटर पर जो कोण बनता है ना, वो 360 डिग्री का बनता है। और मैंने क्या बोला कि जब ये रोटेशन कंप्लीट करेगी, तो देखो रोटेशन जब ये पूरा कर लेगी ना, पूरा एक चक्कर पूरा कर लेगी, तो क्या बन जाएगा, एक पूरा वृत्त बन जाएगा। जैसे इसने ये चक्कर पूरा किया तो क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। भाई इसने यहाँ से शुरू किया और ऐसे करके एक वृत्त बन गया। जैसे ही ये 90 डिग्री पर आई थी, तो आप ध्यान करो, वृत्त का चौथाई हिस्सा बन गया है। ना तो ये चौथा हिस्सा 80 पर बना, ना ही ये 100 पर बना, ना 110 पर बना, चौथा हिस्सा बन गया। इसलिए 90 को ज़्यादा तवज्जो दी है। समझ में आया 90 को ये क्यों लेते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर वृत्त का चौथा हिस्सा बन गया, यानी हम कह सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, यानी चतुर्थांश कहते हैं। तो इस क्वाड्रेंट की वजह से यहाँ पर 90 को कंसिडर किया है, ठीक है। उसके बाद में समकोण की बात करते हैं। तो समकोण यानी राइट एंगल, वो कितना होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 का मतलब 90 ही, ना तो 89.9 ना ही 90.1, 90 का मतलब एग्जैक्ट 90, ठीक है। अधिक कोण का मतलब क्या होगा, अधिक कोण का मतलब होगा 90 डिग्री से तो बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। इसका मतलब जैसे देखो, इसने जब अपना एक पूरा मतलब एक क्वाड्रेंट पूरा कर लिया, उसके बाद में जैसे ही ये रे आगे बढ़ना शुरू होती है, अब जो कोण बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, यानी अधिक कोण। कब तक, जब तक कि ये 180 तक नहीं पहुंच जाए। और 180 पर जैसे ही पहुंची, 180 डिग्री का कोण कौन सा होता है, सरल कोण या स्ट्रेट एंगल, ये हो जाएगा 180 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो जैसे ही ये 180 से आगे निकलेगी, जैसे ये तो 180 का हो गया, जैसे ही ये आगे निकली, अब जो कोण बनेगा वो कौन सा होगा, प्रतिवर्ती कोण होगा। तो प्रतिवर्ती कोण के लिए आप ध्यान रखना कि ये वाला जो कोण है बड़ा बन रहा है, जो 180 से बड़ा बन रहा है, वो होगा प्रतिवर्ती, ये नीचे वाला नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रतिवर्ती कोण कौन से हो जाएंगे, ग्रेटर देन 180, 180 से बड़ा एंड लेस देन 360, 360 डिग्री से छोटा। और
संपूर्ण कोण की बात करेंगे तो संपूर्ण कोण क्या होता है, देखो जैसे इस किरण ने अपना एक रोटेशन पूरा किया, तो रोटेशन पूरा कब होगा, 360 डिग्री पर, भाई एक पूरा वृत्त बन जाएगा। रोटेशन पूरा कहाँ हो रहा है, एक जब पूरा एक वृत्त बन गया तब, है ना। तो वृत्त पर कोण कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। तो इसलिए यहाँ पर संपूर्ण कोण का मतलब क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। क्लियर है। तो ये जो हमने बात की है वो किसकी बात की है, माप के आधार पर। माप के आधार पर जो कोणों के प्रकार होते हैं वो कौन से होते हैं, वो हमने यहाँ पर बात की है। बेटा ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि आप प्रतिवर्ती कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण आप कैसे ज्ञात करोगे। जैसे मान लो आपको ये बोल दिया कि आप मान लो 120 का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करो, 120 का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करो, यानी रिफ्लेक्स फाइंड आउट द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 120, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, 360 में से माइनस कर दो, 360 माइनस 120 कितना आ गया, 240 डिग्री इसका प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। क्लियर है। कोई भी कोण आपको अगर दिया हुआ है और आपको उसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है तो आपको कुछ नहीं करना, 360 में से उसे माइनस कर दो, ठीक है। तो ये बात हुई किसके आधार पर, माप के आधार पर। आगे हम बात करेंगे किसके आधार पर, किस बेस पर, पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, यानी कोणों के युग्म के बेस पर, ठीक है। चलिए तो आगे हम देखते हैं। बेटा अभी तक हमने बात की थी किसकी, एंगल्स की, किसके बेस पर, मेजरमेंट के बेस पर, यानी माप के आधार पर कोण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब हम क्या देखेंगे, पेयर ऑफ एंगल्स। अब पेयर ऑफ एंगल्स कौन से होते हैं, यानी इसको अगर मैं हिंदी में कहूँ तो क्या कह सकते हैं, कोणों के युग्म, कोणों के युग्म, यानी कोण युग्म भी हम इसे बोल सकते हैं। मतलब क्या है इसका, देखो सीधा सा तरीका है। अभी तक हमने पढ़े थे तो केवल एक ही कोण के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे अगर मैं न्यून कोण की बात करूं तो कोई भी कोण हो सकता है जो 90 डिग्री से छोटा हो, लेकिन अकेला एक कोण, ठीक है। जैसे मैं समकोण की बात करूं, कोई भी एक कोण हो सकता है जो 90 डिग्री का होगा, एग्जैक्ट 90 का, ठीक है। अधिक कोण की बात करूं, कोई भी कोण हो सकता है जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। लेकिन जितने भी हमने अभी तक कोणों की बात की है वो सारे के सारे सिंगल कोण के, सिंगल एंगल के बारे में बात की है, अकेले कोण के बारे में। अभी हम क्या पढ़ेंगे, पेयर ऑफ एंगल्स, यानी दो कोण एक साथ में मिलकर एक दूसरे से कोरिलेट कैसे हो सकते हैं, वो हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखो पेयर ऑफ एंगल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, पूरक कोण। पूरक कोण, और इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, समझो। अभी हम पेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दो एंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे, कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, ठीक है। यानी उन दोनों एंगल का जो मेजरमेंट है, अगर मैं उन्हें ऐड कर दूं, दोनों एंगल्स को ऐड कर दूं, तो वो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, अगर उनका सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। जैसे मान लो मैंने एक एंगल ले लिया x और दूसरा एंगल ले लिया y, अगर इन दोनों एंगल के मेजरमेंट का जो सम है वो 90 डिग्री आ रहा है, यानी दोनों को ऐड करने पर अगर 90 डिग्री आ रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो अगर मान लो मैंने लिया 75 और 15 डिग्री, 75 और 15 को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। क्लियर है, ओके। देखो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 60 और 30, सम 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जैसे मैंने लिया 40 50, सम 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जैसे मैंने लिया 45 45, सम 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्लियर है। कोई भी दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ठीक है, चाहे वो 89 एक हो सकते हैं, ठीक है, तो उनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अगर मान लो जैसे आपको दे दिया कि अगर एक कोण है 65, अब बोल दिया कि इसका पूरक कोण ज्ञात करो। ऑब्वियस सी बात है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा है, जिसमें से एक कोण 65 का है, तो दूसरा कैसे निकालेंगे, 90 में से माइनस कर दो इसको, 90 माइनस 65 कितना आ जाएगा, 25। तो 25 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण हो जाएगा। आई होप पूरक कोण क्लियर होगा, ठीक है। देखो पूरक के जैसा ही अगला आ जाता है समपूरक कोण। पूरक और समपूरक में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, बस
इतना सा फर्क है कि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री का होता है और समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बस यही डिफरेंस है। समपूरक कोण, समपूरक कोण को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो सप्लीमेंट्री, जैसे पूरक कोण था कि दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वो पूरक होंगे, ऐसे ही सप्लीमेंट्री दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो क्या हो जाएंगे, समपूरक कोण होंगे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिए 60 एंड 120, 60 डिग्री और 120 डिग्री दोनों को सम किया 180 आ गया, तो सप्लीमेंट्री हो गए। ठीक है, जैसे 90 एंड 90, जैसे 100 एंड 80, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री हो गए, ये सप्लीमेंट्री हो गए, ये सप्लीमेंट्री हो गए। कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 आ रहा है वो कौन से हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि इनमें कन्फ्यूजन होता है, सप्लीमेंट्री की जगह कॉम्प्लीमेंट्री कर देते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री की जगह क्या कर देते हैं, सप्लीमेंट्री कर देते हैं। कन्फ्यूजन होता है, नो डाउट कि कन्फ्यूजन हो सकता है भाई, पूरक और समपूरक दोनों नाम भी एक जैसे हैं। तो मैं जनरली बच्चों को कैसे बताता हूँ, देखो हिंदी मीडियम वाले देख लें, फिर इंग्लिश मीडियम में बता दूंगा। ठीक है, पूरक में टोटल आप ये देखो शब्द कितने हैं, 3 शब्द हैं, और संपूरक में देखो, संपूरक में टोटल कितने शब्द हैं, 4.5 शब्द हैं। ठीक है, सॉरी अक्षर, शब्द नहीं अक्षर। ठीक है, तो इसमें टोटल 3 अक्षर हैं, इसमें टोटल 4.5 अक्षर हैं, मतलब इसमें कम है तो 90 डिग्री, इसमें ज़्यादा है तो 180 डिग्री, ऐसे मतलब कोरिलेट। मेरा हमेशा एक ही चीज़ रही है मेरी, मैं हमेशा बच्चों को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि इलॉजिकल लॉजिक लगाओ और आप खुद के लॉजिक बनाओ, तो उससे आपको जल्दी याद होंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसमें 3 है तो इसलिए ये 90 का हो गया, इसमें 4.5 है तो ये 180 का हो गया, जस्ट कि इनमें कन्फ्यूजन ना हो। जो संपूरक की जगह पूरक और पूरक की जगह संपूरक आप जो करते हो वो चीज़ें ना हो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि जैसे इसमें कम अक्षर हैं तो कम अक्षर है, इसका मतलब इसको 90 से रिलेट कर दो, और इसमें ज़्यादा है तो 180 से रिलेट कर दो। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें, भाई तुम सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हो, तो अब देखो वर्ड्स के बेस पर तो हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, आप ऐसे देख लो, जैसे इसका इनिशियल लेटर क्या है सी, और सी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखते हैं तो कितना आता है, 3 नंबर, ए बी सी 3 नंबर पर आता है सी। ठीक है, ऐसे ही एस को रखेंगे तो एस आई थिंक 23 अप्रोक्स आएगा। ठीक है, 23 अप्रोक्स आता है, सॉरी 23 तो नहीं, 19 के अप्रोक्स आएगा, जो भी है। बट आप ऐसे समझो कि ये तो बहुत जल्दी आ रहा है और ये लास्ट में आ रहा है, मतलब इसका जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो कम है, इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ज़्यादा है तो इसका सम 180 और इसका 90, ऐसे करके आप बस रिलेट करके याद रख सकते हो ताकि इनमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब ये चीज़ें क्लियर है। अब ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि जैसे मान लो आपको दे दिया 130 का आपको क्या निकालना है, समपूरक कोण निकालना है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। 130 का सप्लीमेंट्री कैसे निकालोगे, 180 में से माइनस कर दो, तो 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा, 50 डिग्री इसका सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। क्लियर है, तो पूरक और संपूरक ये दोनों चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब देखो तीसरा, रैखिक कोण, रैखिक कोण युग्म। अब रैखिक कोण युग्म को हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखो रैखिक कोण युग्म क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, रैखिक यानी रेखा पर बना होगा, लीनियर यानी लाइन पर बना होगा। ठीक है, रैखिक कोण युग्म यानी एक सीधी रेखा पर बनेगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, ये तो कन्फर्म है कि एक सीधी रेखा पर बनेगा। जैसे मान लो मैं पहले इसका डायग्राम बना दूं, तो जैसे ये यहाँ पर आप 2 एंगल देख पा रहे हो, एक तो ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। जैसे मान लो ये एक्स और ये वाई, तो आपको 2 एंगल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक्स और वाई। अब ये दोनों एंगल हैं वो एक सीधी रेखा पर बने हैं। जैसे मान लो ये एम एन सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा पर बन रहे हैं, और ये बिंदु कौन सा है, ओ। तो रैखिक कोण युग्म की परिभाषा क्या होती है कि एक तो ये सीधी रेखा पर बनेंगे, ठीक है, और दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री इनका सम होता है। अब समझो रैखिक कोण युग्म में मैंने अभी क्या बोला कि इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो चलो अभी तो रैखिक कोण युग्म की बात कर लेते हैं, फिर मैं इसको रिलेट करूंगा किससे, संपूरक से।
तो रैखिक कोण युग्म में क्या होगा कि एक सीधी रेखा पर बनेंगे, दोनों एडजेसेंट भी होंगे, एडजेसेंट यानी संगत, सॉरी आसन, आसन भी होंगे, और आसन होने के साथ में सीधी रेखा पर बनेंगे, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। बात आती है आसन क्या है। तो अभी आसन को छोड़ दो, अभी हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे आसन को। फिलहाल बस इतना सा समझ लो कि आसन कोण होंगे, सीधी रेखा पर बनेंगे, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कोण कौन से कहलाएंगे, रैखिक कोण युग्म कहलाएंगे। ठीक है, बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रख लेनी है, एक सीधी रेखा पर बनेंगे बस। ठीक है, अब बात आती है संपूरक और पूरक में क्या, सॉरी संपूरक और रैखिक में क्या अंतर है। क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था कि संपूरक में भी सम कितना होता है, सम 180 होता है, और यहाँ पर भी सम कितना है, यहाँ पर भी सम 180 है। तो इन दोनों में फर्क कहाँ आया। अब देखो इन दोनों में फर्क यहाँ पर आता है, जैसे मान लो मैंने कहा कि एक एंगल है, ये एंगल है कितना 150 डिग्री, ठीक है, और मान लो मैंने कह दिया कि एक ये एंगल है और ये कितना है 30 डिग्री। अब ये दोनों एंगल सेपरेट हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 150 का अलग हो गया, ये 30 का अलग हो गया, सेपरेट हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो ये दोनों का सम मैं अगर करूं तो सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। अगर इन दोनों का सम 180 है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों एंगल सप्लीमेंट्री तो होंगे, संपूरक कोण तो ये होंगे, क्योंकि संपूरक में केवल एक ही कंडीशन होती है कि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई रैखिक कोण युग्म में। रैखिक कोण युग्म क्यों नहीं है, क्योंकि रैखिक कोण युग्म की पहली कंडीशन ही यही है कि एक सीधी रेखा पर बननी चाहिए, और जबकि ये दोनों कोण तो कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो सीधी रेखा पर बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर है, अगर सीधी रेखा पर बनते तो फिर दोनों कोण कैसे होते, जुड़े हुए होते। तो अब इन दोनों के डिफरेंस की जब हम बात करेंगे तो डिफरेंस ये हो जाता है कि संपूरक कोण है ना, वो जुड़े हुए भी हो सकते हैं और वो सेपरेट भी हो सकते हैं, लेकिन रैखिक कोण हमेशा और हमेशा जुड़े हुए होंगे, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बनते हैं। क्लियर है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि संपूरक कोण सेपरेट हो सकते हैं, जुड़े हुए भी हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं सेपरेट ही होने चाहिए, जुड़े हुए भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन नहीं है कि नहीं जुड़े हुए होने ही चाहिए। जबकि रैखिक में ये कंडीशन है कि नहीं जुड़े हुए होने चाहिए, तभी जाके वो रैखिक होंगे। यहाँ पर रैखिक नहीं है, क्योंकि ये एक ही रेखा पर नहीं है, ये अलग अलग रेखा पर है। तो ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस होता है, संपूरक कोण और रैखिक कोण युग्म में। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो हमने 3 कोण अभी तक यहाँ पर क्लियर किए हैं, उसके बाद में आगे देखते हैं। अगला जो हमारा कोण रहेगा वो हम ले लेते हैं जैसे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, सुनो, 4th नंबर शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझो। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है, सीधा सा मतलब है, देखो जैसे मान लो आपको ये 2 रेखाएं दे रखी हैं, ये 2 रेखाएं और ये एक बिंदु पर काट रही हैं, ठीक है, एक बिंदु पर काट रही हैं, तो शीर्षाभिमुख, अब अगर इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, शीर्ष प्लस अभिमुख, यानी शीर्ष के अभिमुख का मतलब क्या होता है, आमने सामने, अभिमुख, ठीक है। तो शीर्ष के आमने सामने, यानी जैसे देखो अगर ये इस बिंदु पर काट रहे हैं तो इस बिंदु पर, यानी इस पर जो शीर्ष है उसके अभिमुख, अभिमुख यानी आमने सामने, तो ये जो बिंदु है इसके आमने सामने कौन से कोण बने, देखो जैसे ये ऊपर वाला कोण और ये नीचे वाला कोण, दोनों आमने सामने हो गए। अगर ये दोनों कोण आमने सामने हैं, देखो ये वाले, ये कोण और ये कोण दोनों आमने सामने हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ऐसे ही ये दोनों कोण भी आमने सामने हैं, तो ये दोनों भी कौन से होंगे, शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। जैसे अगर मैं इसको डायग्राम में बनाऊं तो डायग्राम में देखें, देखो जैसे ये 2 लाइन आपको दे रखी हैं, ठीक है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओ बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, ठीक है। ओ पॉइंट पर अगर ये एक दूसरे को काट रही हैं तो यहाँ पर आप देखोगे 4 कोण बन रहे हैं पूरे, ठीक है। वैसे तो कोण ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन जनरली मैं 4 कोण की बात करूँ, 1 2 3 4। तो देखो ये जो 4 कोण बन रहे हैं, इनमें जो आमने सामने के कोण होंगे ना, वो क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात आती है कि डेफिनेशन क्या होगी। पहले तो मैं इसमें शीर्षाभिमुख को बता देता हूँ कौन से, जैसे मान लो ये x, ये y, ये z और ये w, तो कोण w बराबर हो जाएगा कोण y और कोण x बराबर हो जाएगा कोण z, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा बराबर होंगे, यानी जो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल, ठीक है।
अब देखो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि यदि दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उस बिंदु पर आमने सामने जो कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, two lines intersect at a point, then angle formed in opposite direction of that point is called vertically opposite angle, and vertically opposite angle always equal। ठीक है, तो देखो ये दोनों लाइंस थी और ये दोनों लाइन O बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर जो आमने सामने कोण बन रहे हैं यानी x और z, तो ये दोनों भी शीर्षाभिमुख हो गए, और ऐसे ही W और y ये दोनों भी शीर्षाभिमुख हो गए। क्लियर है, तो ये हुई बात किसकी, शीर्षाभिमुख की। अगली हम बात करेंगे जिसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई सा भी कोण ऐसे लग रहा हो कि नहीं ये समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं उसको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसकी, आसन्न कोण की। आसन्न कोण क्या होता है समझो, आसन्न कोण, और इसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। यहाँ पर बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, एडजेसेंट एंगल में कन्फ्यूजन रहती है, और इवन बच्चों को नहीं, बड़े लोगों को भी, यानी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, आसन्न कोण में ऐसी कौन सी बात है कि जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है। अब आप ध्यान से समझना, पहले से हम प्रैक्टिकली देखते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, जैसे देखो मेरे पास ये 3 मार्कर हैं, और ये तीनों मार्कर मतलब 3 लाइन। ठीक है, ये 3 लाइन है, और ये तीनों लाइन कितने कोण बना रही हैं, जनरली 3 कोण बना रही हैं, लेकिन हम 2 ही देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 कोण बना रही हैं, कौन से, एक तो ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। आसन्न कोण की जब हम बात करेंगे ना, तो उसमें 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। 2 कोण आसन्न कोण होंगे, कब होंगे, पहली कंडीशन क्या है कि उन दोनों में एक ओवेनिस्ट शीर्ष होना चाहिए। ओवेनिस्ट शीर्ष का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पर जो वर्टेक्स, शीर्ष यानी वर्टेक्स, तो जो पॉइंट है जहाँ पर कोण बन रहा है वो ओवेनिस्ट होना चाहिए, यानी कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन वर्टेक्स, जहाँ पर मैंने मार्कर्स को पकड़ा हुआ है कॉमन वर्टेक्स हो गया। उसके बाद में दूसरी कंडीशन कि उनमें एक साइड है वो कॉमन होनी चाहिए। अब देखो ये साइड कॉमन है, जो रेड मार्कर है ये कॉमन है क्योंकि ये ऊपर वाले कोण में भी है और ये नीचे वाले कोण में भी है, तो कॉमन साइड भी हो गई। 2 कंडीशन तो ये नॉर्मल है जो सभी जानते हैं। तीसरी जो कंडीशन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरी कंडीशन क्या है, देखो मैंने क्या बोला कि एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन साइड होनी चाहिए, यहाँ तक तो ठीक था। अब 2 कोण हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक तो कॉमन साइड हो गई, कॉमन साइड के अलावा कितनी साइड बची, 2। तो दोनों जो साइड हैं वो इस कॉमन साइड के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे ये कॉमन साइड हो गई, तो अगर एक साइड अप है तो दूसरी साइड क्या होनी चाहिए, डाउन होनी चाहिए। ठीक है, और अगर एक साइड लेफ्ट है तो दूसरी राइट होनी चाहिए। बात आई कि मैथमेटिक्स में ऐसा कौन सा लॉजिक आने लग गया कि डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इसका एक्चुअल मीन क्या होता है, एक्चुअल मीन ये होता है कि जब एडजेसेंट एंगल जो बन रहे हैं तो उन दोनों एडजेसेंट एंगल में कोई भी जो यानी जो एंगल का जो गैप होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है, वो शेयर नहीं होना चाहिए, यानी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे ये गैप है, ये गैप कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अगर ये गैप कॉमन नहीं होगा तो इसका मतलब तो केवल ये एंगल और ये एंगल ये दोनों ही एडजेसेंट होंगे, अगर गैप कॉमन नहीं लिया तो। जनरली मैं बच्चों को एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये ऊपर वाला एंगल है, ये कभी भी इस वाले एंगल से एडजेसेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक चीज़ समझें। मैंने बच्चों को जनरली एक चीज़ बताई है कि वो ये होता है ना कि जैसे बच्चों को थोड़ा सा नॉर्मल वे में समझाएं, तो नॉर्मल वे में मैं ये चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड के अपोजिट डायरेक्शन में ये चीज़ें होनी, ये दूसरी दोनों साइड होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई कॉमन। लेकिन अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात करूं कि फंडामेंटल ऐसा क्या है कि ये कॉमन साइड के अपोजिट डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये जो गैप होता है ना, दोनों साइड के बीच का जो गैप होता है यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल, वो कभी भी शेयर नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो अगर ये एंगल है वो इस एंगल के साथ में, यानी जो बड़े एंगल के साथ में अगर ये एडजेसेंट हो गया तो नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन हो जाएगा। यानी ये जो गैप है, ये गैप क्या हो जाएगा, इसका कॉमन हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल में आप ध्यान से देखें, जैसे मैंने ये एंगल बनाए, ये एंगल बनाए, तो ये दोनों एंगल जैसे मैं नाम दे दूँ इसको A, O, B और C।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि दो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो बन रहा है एंगल AOB और एक एंगल बन रहा है कौन सा, एंगल BOC। ये दोनों एंगल हैं वो आपस में कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एंगल AOB और एंगल AOC ये दोनों एडजेसेंट नहीं होंगे। देखो AOB मतलब ये ऊपर वाला ये वाला एंगल, ठीक है, और AOC मतलब ये पूरा एंगल, ये बड़ा वाला पूरा एंगल, ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला कि इनके बीच में कॉमन पार्ट यानी जो गैप होता है, गैप बिटवीन टू रेज, जो गैप होता है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर मैं ऊपर वाले एंगल और इस पूरे बड़े एंगल की बात करूंगा तो इसमें तो ये जो पार्ट है वो कॉमन आ गया ना, तो इसलिए ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं होंगे, यानी संगत कोण ये आसन कोण ये नहीं होंगे। आई होप कि ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आसन कोण में जो मेजर कन्फ्यूजन का रीजन था वो यही था, ठीक है, कि अगर जैसे मैं बात करूं तो कोई भी एंगल, जैसे ये एंगल है वो इस बड़े एंगल के साथ में आसन नहीं होगा, एडजेसेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये वाला पोर्शन है वो कॉमन आ गया। तो बस आप एक ही चीज़ ध्यान रखो, जो नॉर्मल सी बात हम ध्यान रखते हैं वो क्या है, वो ये है कि जो कॉमन साइड है ना, कॉमन साइड के अपोजिट डायरेक्शन में दोनों साइड होनी चाहिए। अगर एक ही साइड एक ही डायरेक्शन में हो गए, जैसे मान लो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, अब ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं होंगे। क्लियर है, ओके। चलिए आगे हम बात करते हैं, 2-3 टाइप के एंगल और बचे हैं, उसके बाद में फिर हम एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं संगत कोण की। संगत कोण क्या होता है, संगत कोण या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। संगत कोण का मतलब क्या होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही हो तो समांतर रेखाओं के एक ही तरफ जो कोण बनते हैं वो क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाते हैं। जैसे समझो, जैसे देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि समांतर रेखाओं के एक ही तरफ जो कोण बनेंगे, एक ही तरफ बनने का मतलब है कि जैसे अगर मैं इस समांतर रेखा के एक तरफ ये वाला कोण ले लूं तो इसका संगत कोण ये हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे जरूरी नहीं है कि यही संगत होंगे। जैसे इस कोण की बात करूं मैं तो इसका संगत फिर ये वाला हो जाएगा, यानी अगर इस कोण का मैंने अंदर वाला पार्ट लिया है तो इसका बाहर वाला ले लो, ठीक है, इसका अंदर वाला लिया है तो इसका बाहर वाला, ठीक है। जैसे मान लो मैं अगर इस कोण की बात करूं तो फिर वो इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, और अगर मैं इस कोण की बात कर रहा हूं तो वो इस कोण के बराबर होगा। ध्यान रखना कि संगत कोण हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन बराबर एक ही कंडीशन में होंगे, ये चीज जरूर ध्यान रखना कि अगर दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो ही संगत कोण बराबर होंगे, अगर दोनों रेखाएं समांतर नहीं होंगी तो वो बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो संगत कोण समझ में आया, जब दो समांतर रेखाओं को यानी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो पैरेलल लाइन के एक ही तरफ जो एंगल बनेंगे वो कौन से कहलाते हैं, संगत कोण या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। क्लियर है, ओके। जब ये सभी एंगल हो जाएंगे उसके बाद हम एक काम करेंगे कि एक ही डायग्राम में हम बाकी सारे एंगल्स को देख लेंगे, ठीक है। चलिए संगत के कोण के बाद में आगे हम बात करते हैं, चलो एकांतर कोण की बात कर लेते हैं। एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण, इसे हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसे हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझे क्या होते हैं, देखो पहले मैं डेफिनेशन बता दूं कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए अंतः कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है
तो देखो मैं कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकली समझाने का। 3 मार्कर को होल्ड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो जैसे ये 2 समांतर रेखाएं हो गई और इसको ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो जब ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो तिर्यक रेखा के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये कोण और इधर वाला ये कोण, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे। मैं डायग्राम में समझाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर ये कोण और ये कोण, ये दोनों कौन से हो गए, एकांतर अंतः कोण हो गए, ठीक है। ऐसे ही ये वाला कोण और ये कोण, ये भी कैसे होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे। जनरली बच्चों को समझाने के पर्पज से हम ये भी बता देते हैं कि जेड की शेप में जो कोण बनते हैं, ठीक है, जेड की शेप में जो एंगल बनेंगे उसे हम क्या कहते हैं, एकांतर अंतः कोण कहते हैं। देखो बन गया जेड, बन गया जेड। अगर ये जेड बन रहा है तो फिर ये कौन से हो गए, एकांतर अंतः कोण हो गए। अब आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि जेड की जगह वो कुछ भी बन सकता है, जेड की जगह वो एन भी बन सकता है, क्योंकि अगर आप जेड को रोटेट कर दोगे तो वो एन बन जाएगा, ठीक है। तो जेड को कैसे भी रोटेट कर सकते हो आप। जैसे मान लो अगर आपने जेड को ऐसे रोटेट कर दिया तो अब ये वाले एकांतर अंतः कोण हो गए, क्लियर है। तो जेड को आप कैसे भी रोटेट कर सकते हो, जेड की अगर शेप बन रही है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, मैंने कई बार बच्चों से ये चीज़ें देखी हैं कि जैसे मान लो मैंने ऐसे बना दिया, तो यहाँ पर बेटा जेड तो बन रहा है लेकिन एकांतर नहीं होंगे, क्योंकि एकांतर के लिए मैंने क्या बोला कि जब 2 समांतर रेखाओं को, तो इसका मतलब है कि जेड की ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ये दोनों तो पैरेलल नहीं है, तो अगर ये पैरेलल नहीं है इसका मतलब फिर ये एकांतर नहीं होंगे। मतलब एकांतर तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे फिर, ठीक है, फिर इक्वल नहीं होंगे। एकांतर कोण तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। तो एकांतर अंतः कोण समझ में आया, जहां पर जेड की शेप दिख जाए वहां पर एकांतर अंतः कोण बन जाएगा, ठीक है। एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो तिर्यक रेखा के अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए अंतः कोण एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं। तो बस ऐसे ही तिर्यक रेखा के अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए बाह्य कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर बाह्य कोण, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे देखो ये तिर्यक रेखा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे वो कौन से हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही देखो इसके साथ में ये एक्सटीरियर हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन देख लेनी है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर इंटीरियर एंगल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, अगर एक्सटीरियर एंगल है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, क्लियर है। ओके चलो अब एक लास्ट और बात कर लेते हैं, सह अंतः कोण यानी को इंटीरियर एंगल, जिन्हें हम एलाइड एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। सह अंतः कोण क्या होते हैं समझें। सह अंतः कोण और सह अंतः कोण को हम क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। इन्हीं को हम अलाइड एंगल भी बोल देते हैं, अलाइड एंगल। देखो अगर 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, ध्यान रखना, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो अंतः कोण बनते हैं यानी इंटीरियर एंगल बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल कहते हैं। एक ही तरफ बनने चाहिए। जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही डायरेक्शन में जो एंगल बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऐसे ही इधर वाले ये हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल, ये को इंटीरियर हो गए, ठीक है। ऐसे ही जब को इंटीरियर की बात की है तो चलो को एक्सटीरियर की भी बात कर लेते हैं। सह बाह्य कोण, सह बाह्य कोण, और इनको हम क्या कह देंगे, को एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, को एक्सटीरियर एंगल। तो को एक्सटीरियर कौन से हो जाएंगे, जैसे ये दोनों सह अंतः कोण है तो ऐसे ही ये दोनों कौन से हो जाएंगे, सह बाह्य कोण यानी को एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर अंदर वाले, एक्सटीरियर बाहर वाले। तो जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इनके अंदर जो कोण जो एंगल बनेंगे वो इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर, और इन दोनों के बाहर की तरफ जो एंगल बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, को एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। ध्यान रखना सह अंतः कोणों का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी इन दोनों कोणों का को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा, यानी जैसे देखो
मगर मान लो मैं इसको एंगल 1 दे दूं और इसको एंगल 2 दे दूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसे ही अगर मैं इसको एंगल 3 और इसको 4 दे दूं तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो जैसे सह अंतः कोणों का सम 180 होता है, ऐसे ही सह बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो बेटा ये हमने आज बात की थी किसकी, पेयर ऑफ एंगल्स की। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स में हमने कौन कौन से एंगल देखे, एक बार जल्दी से हम उसको रिकैप कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने बात की थी पूरक कोण की। पूरक कोण जिनका सम 90 डिग्री हो, समपूरक कोण जिनका सम 180 डिग्री हो। उसके बाद में बात की थी रैखिक कोण की। रैखिक कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। रैखिक कोणों में कंडीशन क्या है कि वो एक सीधी रेखा पर बनेंगे, उनमें कॉमन वर्टेक्स होगा। ठीक है, उसके बाद में रैखिक के बाद में हमने किसकी बात की थी, शीर्षाभिमुख की बात की थी। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। कहाँ पर, जब दो लाइन एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, एक ही पॉइंट पर, यानी उनका एक कॉमन पॉइंट होगा। तो उस कॉमन पॉइंट पर जो आमने सामने यानी अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे आसन्न कोण की। तो आसन्न कोण कौन से होते हैं, आसन्न कोण में 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि उनमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कॉमन साइड होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन जो बाकी जो बची हुई दोनों साइड हैं वो कॉमन साइड के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी उनमें कोई भी कॉमन गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात हुई किसकी, एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोणों की। उसके बाद में बात करेंगे संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी, यानी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ जो एंगल बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल यानी संगत कोण कहते हैं। उसके बाद में एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो दो समांतर रेखाओं को दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में जो इंटीरियर एंगल होंगे वो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सटीरियर एंगल होंगे उसे हम क्या कह देंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद में लास्ट हमने बात की थी को इंटीरियर एंगल या फिर अलाइड एंगल और को एक्सटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल क्या होंगे, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ जो इंटीरियर एंगल होंगे उन्हें हम को इंटीरियर एंगल बोलेंगे, और जो एक्सटीरियर एंगल होंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे, को एक्सटीरियर एंगल बोल देंगे। ध्यान रखना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। उसके बाद में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और उसके बाद में को इंटीरियर एंगल और को एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा ये कंसेप्ट है जो फंडामेंटल है, बेसिक है, वो क्लियर होता है। और अब हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस। एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हम लेंगे जो अपना न्यू सिलेबस है, अभी जो रिड्यूस होने के बाद में NEP 2020 के बाद में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जो 2023 और 2024 सेशन के अकॉर्डिंग है, उन क्वेश्चंस को हम लेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।